नमस्कार, राधे राधे। आज जो हमें 20 फरवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए उसका इतिहास पढ़ लेते हैं कि 20 फरवरी को क्या हुआ। 20 फरवरी 1935 को कोरोलाइन निकेलसन अंटार्कटिक पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी। कौन बनी? कहाँ पर पहुंचने वाली? अंटार्कटिक जो पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन बनी? कोरोलाइन मिकेलसन। ठीक है, 1935 में, मतलब 20 फरवरी 1935 में ये पहुंच गई थी। चलिए 1707 में क्या हुआ? 20 फरवरी 1707 में हुआ, मुगल साम्राज्य का शासक औरंगजेब का अहमदनगर में निधन हो गया। कहाँ पर निधन हो गया औरंगजेब का? अहमदनगर में उसका निधन हो गया। 20 फरवरी 1707 में उसका निधन हो गया। किसका? औरंगजेब का। कहाँ पर? अहमदनगर में। चलिए अगला पॉइंट है, 20 फरवरी 1965 में क्या हुआ? नासा द्वारा प्रक्षेपित रेंजर 8 चांद पर उतरा, फोटो और जरूरी डेटा भेजा। देखिए नासा आप सभी को पता है कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी कौन है भाई? कौन सी है? नासा। नासा के द्वारा क्या भेजा गया? एक जो है चांद पर क्या उतरा? रेंजर 8 जो है वो चांद पर उतरा और उसने फोटो और कुछ जरूरी जो बातें हैं, कुछ डेटा है, उसने भेजा था। किसने भेजा था भाई? नासा ने। नासा कौन है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। 20 फरवरी 1965 को ये हुआ। चलिए 1968 में क्या हुआ? मुंबई के एम अस्पताल में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया गया। हृदय का प्रत्यारोपण कब किया गया? 1968 में किया गया। 20 फरवरी 1968 को हृदय का प्रत्यारोपण किया गया। चलिए ये इतिहास की कुछ लाइनें हो गई 20 फरवरी की। चलिए मेन पॉइंट पर बढ़ते हैं। करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है उसका हम पढ़ लेते हैं। क्या है भाई? यू न्यूयॉर्क शहर में मेटा लाइफ स्टेडियम में फीफा विश्व कप का फाइनल किस वर्ष होगा? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 2025, 2026, 2027, 2028। बताइए पूछा क्या जा रहा है कि न्यूयॉर्क शहर में, कहाँ पर? न्यूयॉर्क शहर में। न्यूयॉर्क शहर जो है अमेरिका में है, वो मेटा लाइफ स्टेडियम, उसका कहाँ पर भाई? कौन सा स्टेडियम? न्यूयॉर्क का मेटा लाइफ जो स्टेडियम जो है वहां पर फीफा विश्व कप, क्या फीफा विश्व कप का जो फाइनल खेला जा रहा है वो किस वर्ष में खेला जाएगा? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैंने आपको बता दिया है। किसी को अगर पता है तो कमेंट में आप पहले से लिख दें। चलिए इसका जो आंसर है 2026। 2026 में जो है फीफा विश्व कप जो है उसका फाइनल होने वाला है। 19 जुलाई, 19 जुलाई को ये है जो फाइनल होगा। कब होगा? 19 जुलाई को ये फाइनल होगा 2026 में। ठीक है, तो कहाँ पर होगा? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के कौन से स्टेडियम में भाई? मेटा लाइफ स्टेडियम। कहाँ पर? मेटा लाइफ स्टेडियम में ये फाइनल होने वाला है। देखिए फीफा विश्व कप जो है, आप सभी अगर जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो सुन लीजिए। फीफा विश्व कप जो है वो 2004 में ये स्थापित हो गया था। ठीक है, फीफा विश्व कप जो है वो 2000 सॉरी दो 1904 में ये स्थापित हो गया था। पर इसका जो प्रथम खेल खेला गया वो 1930 में खेला गया। 1930 में उरुग्वे में। कहाँ पर? उरुग्वे। उरुग्वे में ये खेला गया। ठीक है, फीफा विश्व कप जो है उसकी स्थापना कब हो गई थी? 1904 में हो गई थी। पर प्रथम खेल जो खेला गया 1930 में, वो भी कहाँ पे? उरुग्वे में। ठीक है, उरुग्वे में ये खेला गया और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? फीफा विश्व कप का जो है इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और ये जो है हर 4 साल के अंतर्गत में अंतराल में खेला जाता है। हर 4 साल के अंतराल में फीफा विश्व कप आयोजित किया जाता है। और फीफा का आप सभी मैंने बहुत बार बता दिया है। इसका फुल फॉर्म अगर नहीं जानते तो एक बार सुन लीजिए। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। क्या? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जो है ये एक संस्था है जो कहीं ना कहीं फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर मतलब आयोजित करती है। उसकी जो गेम है उसको आयोजित करती है, या उसको एक अच्छी सी प्रसिद्धता दिलाने के लिए, महत्ता दिलाने के लिए फीफा विश्व कप जो है वो काम करता है। मैंने आपको बता दिया है स्विट्जरलैंड में जो है वो इसका मुख्यालय है। और 1904 में इसकी स्थापना हो गई थी। 1930 में पहला गेम खेला गया उरुग्वे में। और जो अभी हम बात कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क में जो मेटा लाइफ जो स्टेडियम है उसमें फीफा विश्व कप का जो फाइनल खेला जाएगा। ठीक है, फाइनल, क्योंकि 1 महीने तक ये चलने वाला टूर्नामेंट होता है। ये जो विश्व कप जो अभी 2026 में खेला जाएगा, या कोई भी जो टूर्नामेंट खेला जाता है, वो 1 महीने तक चलता है। तो कहीं पर बहुत जगह जगह पर इसके जो है टूर्नामेंट
टूर्नामेंट है या खेल है वो आयोजित होते हैं 1 महीने के अंतर्गत। उसके अंतर्गत अलग अलग देशों में ये आयोजित किया जाता है। तो इसका फाइनल की बात चल रही है, तो 2026 में इसका फाइनल जो है न्यूयॉर्क शहर में मेटा लाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, मेटा लाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। और ये जो 2026 का ये फीफा विश्व कप जो हो रहा है, इस पे जो है तीन जो है देश उसकी मेजबानी करेंगे, सह मेजबानी करेंगे। एक तो अमेरिका करेगा, कनाडा करेगा और मेक्सिको करेगा। ठीक है, ये तीनों जो देश हैं वो इस फीफा विश्व कप का सह मेजबानी करेंगे, मतलब साथ में मेजबानी करेंगे। कौन कौन? अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, ये जो तीन हैं वो सह मेजबानी इसकी करेंगे। और इसके 1 महीने में बहुत सारे गेम होंगे। ठीक है, गेम आयोजित होंगे। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन किस शहर में फीफा विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर। देखिए पूछा क्या गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि हाल ही में तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन, तेलंगाना कहाँ है भाई? अब तो हमारी ये भारत देश की बात चल रही है कि तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन जो है किस शहर में फीफा विश्व कप, किसकी, अभी हमने जिसकी बात कर ली है फीफा विश्व कप का कौन सा गेम? क्वालिफायर। वो हमने जो गेम पढ़ा था वो फाइनल का बात चल रही थी, और जो अभी बात कर रहे हैं वो किसकी बात चल रही है? क्वालिफायर की बात चल रही, क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बता दिए हैं। आंसर बताइए इसका क्या होना चाहिए। चलिए, इसका जो आंसर है कि तेलंगाना से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर हैदराबाद है। इसका जो आंसर है वो हैदराबाद, हैदराबाद में जो है साला सालार जो जंग स्टेडियम है वहाँ पर है। ये हम क्वालिफायर फीफा विश्व कप क्वालिफायर जो है उस गेम की मेजबानी कौन कर रहा है भाई? तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन जो है इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, इसकी मेजबानी करेगा। और ये कब होगा भाई? ये 6 जून को होगा। ठीक है, 6 जून 2026 को क्वालिफायर, ठीक है, क्वालिफायर जो गेम है वो फीफा विश्व कप का क्वालिफायर गेम जो है 6 जून को होगा, 6 जून 2026 को होगा। और तेलंगाना जो एसोसिएशन है, फुटबॉल एसोसिएशन है, उसकी मेजबानी करेगा। और जो तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में सालार जंग जो स्टेडियम है उसके अंतर्गत ये खेला जाएगा। चलिए, हाँ, और एक बार ये और देख लीजिए कि ये जो है किस किस के बीच में खेला जाएगा? कुवैत और भारत के बीच में। किस किस के बीच में? कुवैत और भारत के बीच में ये जो क्वालिफायर गेम है वो खेला जाएगा। चलिए, हम्म, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में कितने करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1,000 करोड़, 1,330 करोड़, 1,770 करोड़, 2,100 करोड़, जो बताइए 2100 करोड़, सॉरी 2100 करोड़ जो है इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन है वो बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए, पूछा क्या गया है ये बता देती हूँ कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में कितने, कहाँ पर भाई? गोवा में जो है कितने करोड़ की परियोजना का अनावरण किया है? किसने किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कितने का अनावरण किया है, कितने की जो है मंजूरी की है परियोजनाओं को? कोई एक परियोजना है उसमें कितनी लागत लगाई है या कितने रुपयों को मंजूरी देकर वो परियोजनाओं को लागू किया है, ये आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर है 1,330 करोड़ जो है वो उसकी इतनी की परियोजना जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लागू की है। कहाँ पर? गोवा में। गोवा में एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान गोवा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान जो गोवा है वहाँ का एक स्थायी परिसर है। वहाँ पर जो है 1,330 जो करोड़ है, उस 1,330 करोड़ की परियोजनाओं का डिजिटल परियोजनाओं का उसमें अनावरण किया है। डिजिटल से आप सभी समझते होंगे ये शिक्षा से संबंधित है। और अत्याधुनिक तरीके से इस जो ग्राउंड है या एक परिदृश्य है वहाँ पर सुविधा की गई है। कितने की परियोजना लागू की गई है? कहाँ पर? गोवा में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक जो गोवा है, संस्थान है गोवा, वहाँ पर एक स्थायी परिसर का अनावरण किया है। वहाँ पर 1,330 करोड़ की परियोजना का अनावरण किया है। ये शिक्षा से संबंधित है। ये अत्याधुनिक अपने माध्यम में शिक्षा को एक उपलब्धि दिलाएगी। इस उद्देश्य से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गोवा में जो है इतने की परियोजनाओं का अनावरण किया है। चलिए,
अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को 6 बैंकों में 9.5% तक हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक। बताइए क्या पूछा गया है कि आरबीआई ने किस बैंक को, आरबीआई ही मंजूरी देता है, ठीक है, जुर्माना लगाता है, हर चीज यही करता है, ठीक है, बैंकों का बैंक भी इसी को बोलते हैं। तो बैंकों को 6 बैंकों में 9.5% की हिस्सेदारी मंजूरी दी है। हिस्सेदारी वो कर सकता है कितने प्रतिशत? 9.5% की हिस्सेदारी कर सकता है वो 6 बैंकों के अंतर्गत। तो वो किस बैंक को ये मंजूरी दी है, किसने दी है? आरबीआई ने दी है। कौन सा बैंक ऐसा है जो 6 बैंकों के अंतर्गत जो है वो अपनी हिस्सेदारी कर सकता है 9.5 हिस्सेदारी? तो ये बताइए वो कौन सा बैंक है? इसका जो नाम है एचडीएफसी बैंक। इसका क्या नाम है? एचडीएफसी बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ना भी लगाएं। तो क्या है भाई, ये जो बैंक है वो 6 और अन्य बैंकों के साथ 9.5% की हिस्सेदारी कर सकता है। ये मंजूरी इस बैंक को किसने दी है? आरबीआई ने, ठीक है, बैंकों का बैंक हम जिसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता किस राज्य के नए महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त हुए हैं? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। देखिए पूछा क्या गया है कि राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, किसका नाम है भाई? ये जो नाम है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी है जो है वो किस राज्य में नए महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त हुए हैं? इसके ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। इसका जो आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान में जो है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी जो है वो नए महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त हुए हैं। महाधिवक्ता एक विधि का जानकार होता है या कानून का जानकार होता है, ठीक है। ये राज्य के प्रमुख को, राज्य में जो प्रमुख होता है उसको कानून की सलाह देता है, या विधि का जानकार होता है तो विधि की सलाह देता है। ये जो होते हैं इनको राज्य में या विधानसभा हो या विधान परिषद, अगर किसी में विधानसभा तो सभी में होती है, पर विधान जो परिषद जो है, ठीक है, विधान परिषद अगर किसी में है तो दोनों जो मंडल है, ठीक है, सभा हो या परिषद, दोनों में ये अपनी बोलने की शक्ति रखता है। जो विधानसभा है वहां पर महाधिवक्ता बोल सकता है पर अपना मत नहीं दे सकता, ठीक है, वोट नहीं दे सकता। कौन नहीं दे सकता? महाधिवक्ता। हम इसको सरल भाषा में बोले तो ये विधि का जानकार होता है या कानून का जानकार होता है। राज्य के प्रमुख को ये अपनी सलाह दे सकता है, अपनी विधानसभा में बोल सकता है, पर मत देने का इसको अधिकार नहीं है। अब आपका ये जो कार्य है, अब आपका एक सिंपल सा एक कार्य है, आपको करना है कमेंट में महाधिवक्ता का अनुच्छेद कौन सा है ये आप बताएंगे, ठीक है। आप सभी महाधिवक्ता का अनुच्छेद कौन सा किस में दिया गया है महाधिवक्ता के बारे में आप सभी कमेंट में आंसर इसका देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किसे भारत के लिए नया देश निर्देशक नियुक्त किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, मेडिसन मार्स, मियो ओका, पोल एडनसन, इनमें से कोई नहीं। देखिए पूछा क्या गया है, एडीबी, एडीबी यानी एशियन डेवलप विकास बैंक, ठीक है, मतलब एशियन डेवलप जो बैंक है, ठीक है, उसका हिंदी में क्या बोलेंगे? एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलप बैंक, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एशियन डेवलप जो बैंक है उसको हिंदी में बोलेंगे एशियाई विकास बैंक जो है वो भारत के लिए नया देश निर्देशक नियुक्त किया है। देश निर्देशक जो नियुक्त किया है वो किसको किया है, ठीक है। ये जो एक बैंक है एशियाई विकास जो बैंक है वो एक क्षेत्रीय बैंक है। कौन सा बैंक है? क्षेत्रीय बैंक है, जो एशिया के जितने भी देश हैं उनका जो विकास है वो करने के लिए ये एक बैंक की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जो हुई 1966 में, 1966 में एशियन जो डेवलपमेंट जो बैंक है उसकी स्थापना कब हुई? 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। जो एशिया के पूरे देश हैं उनका विकास अच्छे से हो सके, उनका मैनेज करना जो है वो इस बैंक की स्थापना करने का उद्देश्य था, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है हर देश में इसका एक प्रतिनिधि या एक लीडर होगा, ठीक है। तो उसी का जो नाम है हमारे भारत के लिए एक देश निर्देशक नियुक्त किया है हमारे भारत के लिए, वो कौन किया है? इनका जो नाम है मियो ओका। मियो ओका जो है हमारे देश के
देश निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। अब जो भी इस बैंक से संबंधित एडीबी जो बैंक है, इससे संबंधित कोई भी चीज होगी, इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? हमारे भारत से संबंधित मियो ओका। चलिए थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा बिल्कुल ठीक नहीं है, खांसी जुकाम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तकलीफ हो रही है, आपको आवाज़ भी शायद कम आए, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, सुनील कुमार, पवन कुमार, प्रदीप श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या पूछा गया है कि किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में जो है ग्रीको रोमन खिताब जीत लिया है। इसका जो आंसर है, अगर किसी को पता है तो कमेंट में आप लिखेंगे। चलिए, इसका जो आंसर है वो सुनील कुमार जो है एशियाई खेलों में कांस्य पदक प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। सुनील कुमार ने जो है कौन सा जो खिताब जीता है? ग्रीको रोमन खिताब, ठीक है। किसमें? राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप जो हो रही थी उसमें ग्रीको रोमन खिताब जीता है। ये एक तरह का एक खिताब है, ठीक है। इसमें कैसा गेम खेला जाता है कि कुश्ती में जो है आप कमर से नीचे का हिस्सा आप नहीं पकड़ सकते, ठीक है। कमर से नीचे का हिस्सा आप नहीं पकड़ सकते, सिर्फ हाथों से और इतने तक आप हाथ लगा के किसी को गिराना होता है कुश्ती में। मतलब कितनी कितनी जटिल ये प्रतियोगिता होगी कि आप सिर्फ पैरों से तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, दूसरे के न पैरों से हाथ लगा सकते, न दूसरा आपके पैरों से हाथ लगा सकता, आपको सिर्फ ऊपर का जो हिस्सा है उसी से आपको दूसरे को हराना है। तो ये कहीं ना कहीं टफ प्रतियोगिता है, तो इसी को जो है रोमन प्रतियोगिता बोला जाता है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी फ्रांस में। कहाँ पर हुई थी? 19वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी फ्रांस में, ठीक है, इस खिताब की। चलिए, तो ये राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने ये खिताब जीत लिया। चलिए सॉरी। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, गोवा। देखिए, बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए क्या पूछा गया है भाई, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया? इसका जो आंसर है वो है गोवा। इसका क्या आंसर है? गोवा में जो है इसका आयोजन किया, इस जो ऊर्जा सप्ताह है उसका आयोजन किया गया। देखिए, ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि ये एक मंच प्रदान किया जाता है कि हमारे भारत में जो ऊर्जा का जो स्रोत है, ये जो हम ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं उससे प्रदूषण कम हो, और जो हम हरित ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ें, और हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं, हम आगे और क्या क्या ऊर्जा के स्रोत हम आजमा सकते हैं, और इसमें हम कितना नवाचार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर ऊर्जा से संबंधित जो एक सप्ताह मनाया जाता है उसमें हर क्षेत्र के बारे में बात की जाती है ऊर्जा के, कि उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। प्रदूषण, हम ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे हैं तो उससे प्रदूषण हम कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, किस चीज़ से प्रदूषण कम होता है। एथेनॉल से संबंधित जो है वो ईंधन का उपयोग करना। एथेनॉल अगर आप जानते हो तो पेट्रोल के साथ मिलाकर हम ईंधन के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे प्रदूषण कम होता है। हरित ऊर्जा के तरफ बढ़ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा से संबंधित इस पे बात की जाती है, ठीक है। और फरवरी 2023 में इसमें पहला ऊर्जा सप्ताह मनाया गया था। 2023 में ही अपना फरवरी में जो है पहला ऊर्जा जो है वीक मनाया गया था 2023 में। ये दूसरा वाला है। जो पहला वाला जो हुआ था वो कर्नाटक में हुआ था, और अब जो हो रहा है वो गोवा में हो रहा है। चलिए, 90 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या क्वेश्चन है, हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक किस शहर के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, सूडान, यमन, मोरक्को, इनमें से कोई नहीं। पूछा क्या जा रहा है कि हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक, क्या नाम है, अहमद अवध बिन मुबारक जो है किस शहर के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका जो आंसर है यमन। क्या है भाई?
यमन जो है इसका आंसर है। एक बार और पढ़ लीजिए कि इसके जो प्रधानमंत्री हैं यमन के, उनका नाम क्या है? अहमद अवद बिन मुबारक। ठीक है, ये ज़्यादा संबंधित नहीं है क्वेश्चन हमारे से, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसको बहुत अच्छे से याद करें, पर हर किसी के प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यमन के जो प्रधानमंत्री उनका नाम क्या है? अहमद अवन बिन मुबारक। यमन की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? साना। क्या नाम है राजधानी का? साना। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, नई दिल्ली। क्या पूछा गया है कि हाल ही में पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय, कौन सा संग्रहालय है? डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय जो है उसकी आधारशिला वो जो रखी गई है वो हैदराबाद में रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है? हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी गई है। ये पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय है। क्या है भाई? ये भारत का ये पहला डिजिटल, डिजिटल से आप समझते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इसमें उपयोग किया गया है। कोई भी चीज़ अगर आपको दर्शाई जाएगी तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा दर्शाई जाएगी, या आपके लिए शिलालेख सॉरी पुरालेख लिखे होंगे। चलिए, तो ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद में ऐसा हुआ है, और 1 लाख साल जो पुराने पुरालेख इसमें डिजिटल माध्यम से दर्शाए गए हैं। कहीं ना कहीं जो जानने के इच्छुक हैं, पुराना इतिहास जानने के इच्छुक हैं, जो लेख के इच्छुक हैं कि पहले क्या हुआ है, भाषा के इच्छुक हैं, जो बहुत सारी भाषाओं में अपना ज्ञान रखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा भंडार सिद्ध हो सकता है। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब जो कल का क्विज है वो देख लेते हैं। कल के क्विज में क्या पूछा गया था? कि ये पूछा गया था स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड्स में जो स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किसको किया गया? इसका जो आंसर है जय शाह। क्या नाम है इनका? जय शाह। ये इनको क्यों दिया गया? कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, कौन सा? आप सभी जानते हैं भारतीय क्रिकेट को कंट्रोल कौन करता है? कौन सा बोर्ड है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। उसके सचिव कौन है? जैसा। इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, जैसा को इनका ये अवार्ड दिया गया। चलिए, अब आज का क्विज और देख लेते हैं। भारत को कितने वर्ष के लिए आईएमओ काउंसिल में पुनः निर्वाचित किया गया है? क्या पूछा गया है आपसे? क्विज क्या पूछा गया है? भारत को कितने वर्ष के लिए आईएमओ काउंसिल में पुनः निर्वाचित किया गया है? ये आपका क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, जो कल का क्विज था, मतलब परसों का जो क्विज था, उसमें आंसर गलत दिया था। ठीक है, आप सभी ने सही बताया, कुछ कुछ लोगों ने बताया कि वो क्वेश्चन बिल्कुल आंसर गलत ही मिसप्रिंट हो गया था। उसमें बता रहे थे कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वेंकटैया नायडू, जो बता रहे थे बहुत पुराना। ठीक है, तो वो गलत था। सभी ने सही बताया, धनखड़ जी जो है, तो उनका सभी ने कमेंट में सही आंसर बताया कि उसमें क्या मिसप्रिंट था। चलिए, तो उसका जो आंसर है सही मैं बता देती हूँ कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिपोर्ट है 2023 की, वो किसने दी? देखिए, उसका जो आंसर है ये लिख रहा है IDFC। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और आई NIUA, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। ये जो दो संस्थाएं हैं, इन दोनों का संयुक्त रूप से इन दोनों ने वो रिपोर्ट लॉन्च की थी। ठीक है, इन दोनों ने संयुक्त रूप से अपने सहयोग से वो रिपोर्ट रिपोर्ट लॉन्च की थी। उसका नाम क्या है? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो है, वो आपने जो आंसर इसका वो दिया था, जो मिसप्रिंट था मैंने आपको बता दिया था, आप सभी ने सही आंसर दिया। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसका आंसर जो है अगले क्विज का आप सभी देंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, कल मिलती हूँ। राधे राधे।